नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पड़ोसी देश बांग्लादेश हिंसा की आग में चल रहा है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने संसद को भी भंग कर दिया। बांग्लादेश में बदले हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश की संसद को भंग करने का अल्टीमेटम प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दिया था, जिसके बाद संसद को भंग किया गया। लेकिन बदलते घटनाक्रम में भारत पड़ोसी होने के धर्म को बखूबी निभा रहा है। भारत ने बांग्लादेश में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी विपक्षी पार्टियों से राय मशवरा किया। वहीं राज्यसभा में बयान देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि शेख हसीना अभी सदमे में है। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, यह चिंता की बात है। लेकिन लगातार बांग्लादेश में स्थिति खराब होती जा रही है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर बाहरी शक्तियों या तीसरी शक्ति का हाथ होने की भी बात कही जा रही है। कट्टरपंथ और जिहाद से बांग्लादेश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। आरक्षण की आड़ में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं कि पड़ोसी देशों में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं को निशाना आखिर क्यों बनाया जा रहा है। चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश, भारत के पड़ोसी देशों में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं को आखिर क्यों निशाने पर लिया जा रहा है। तो तस्वीरों के जरिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इस समय क्या स्थिति है बांग्लादेश की। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। वहां अब एक नई अंतरिम सरकार जो है उसका गठन होना है। वहीं जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया हैं, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। कल ही शेख हसीना देश छोड़कर भारत आई हैं। भारत में फिलहाल शेख हसीना हैं और बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत शरण देगा शेख हसीना को। अगर भारत शरण देता है तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, क्या परिस्थितियां भारत की बनेंगी, बांग्लादेश के साथ रिश्ते पर क्या असर होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Speaker Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently decided to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from the Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. बयान है, उन्होंने वहाँ की स्थिति जो है उसका एक विवरण दिया है और उसमें भी बोला है कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार बात कर रही है। मुझे लगता है उस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि अभी इस्कॉन मंदिर पे भी हमला हुआ है, तो वो एक गंभीर बात है। तो वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, वो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख जो भी हैं और 18,000 जो भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो सरकार को पहले उसको देखना चाहिए, गंभीरता से उसको पूरी तरह से वहाँ पे हमें ताकत लगा के उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस तरह की कोई चीज, मंदिरों को तोड़ना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश के बदलाव भारत को चिंतित करने वाले हैं। यद्यपि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी समृद्ध है, लेकिन उनके विरुद्ध जिस तरह से विद्रोह हुआ है और जिन ताकतों के हाथ में सत्ता आई है, वो खतरनाक लोग हैं। विपक्ष के सवाल बेमतलब, बेनतीजा हैं। भारत की जो समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, इनसे भिन्न है।
तो देखिए, बांग्लादेश इस समय जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो एक बड़ी सच्चाई है कि आरक्षण। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अमरदीप त्यागी जी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। शमशेर चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं, बांग्लादेश के नागरिक हैं, बहुत स्वागत सर आपका। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मंजू सेठ जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। महेश वर्मा जी बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जी बहुत स्वागत आपका। मोहम्मद आसिफ जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आसिफ जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले शमशेर जी आपके पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे कि बांग्लादेश की ये स्थिति अचानक से क्यों, क्योंकि 2 साल पहले, 3 साल पहले और 4 साल पहले की स्थिति हम देखें तो बांग्लादेश को कहा जा रहा था कि एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक स्ट्रांग इकोनॉमी है और उभरता हुआ देश है। अचानक से ये क्या हो गया? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। ये बात सही है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी की हाल, मतलब डेवलपमेंट की हाल, इकोनॉमिक मैं नहीं कहूँगा, डेवलपमेंट की हाल बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन इकोनॉमी का नहीं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खराब हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहा था और करप्शन बिल्कुल बहुत बहुत चढ़ाव हो गया था। कोई जवाबदेहिता नहीं था, मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं था। डेमोक्रेसी तो फिर बिल्कुल जीरो में हो गया था। तो मेरा ख्याल में, मेरा सोच पे, डेवलपमेंट विदाउट डेमोक्रेसी ड्यूरेबल नहीं होता है। Okay. अगर इंडिया एज ए क्लासिक एग्जांपल, वो डेवलपमेंट भी हो रहा है, डेमोक्रेसी भी आपका जो बहुत सख्त है, मजबूत है। बहुत बड़ा देश है इंडिया, हमारा दोस्त है। मैं खुद एक लिबरेशन फाइटर हूँ। मैं फौज में था, पाकिस्तान के विरोध मैंने रिवोल्ट किया था 1971 में। सो आई एम ए पेट्रियट, मैं देश प्रेमिक हूँ। मैं चाहता हूँ हमारा जिस कारण के लिए हम पाकिस्तान से छोड़ के आए हैं, इसमें आपने भी मदद किया है और आपको हम धन्यवाद जनाते हैं इसके लिए, कि ये डेमोक्रेसी यहाँ से गायब हो गया था और ये डेमोक्रेसी के लिए ही हम पाकिस्तान से छोड़ के आए हैं। तो फिर डेमोक्रेसी जब खराब हो गया, वो पिछले 3 जो चुनाव हुआ बांग्लादेश में, ये टोटली रिग्ड था, वन पार्टी इलेक्शन था। और 2018 साल में जो चुनाव हुआ था, उसमें चुनाव की दिन की पहले सारा बैलेट पे सील हो गया था और 99% अवामी लीग एमपी था। अभी भी 90% अवामी लीग एमपी है, कोई ऑपोजिशन नहीं है। तो मैं अगर आपको ठीक समझ रहा हूं शमशेर जी कि लंबे वक्त से चिंगारी जो है वो लगी हुई थी और भड़कना बस बाकी था, और आरक्षण वाला जो फैसला था उसने उस चिंगारी को हवा दी और पूरा इस समय बांग्लादेश जल उठा। आप मुझे माफ करिए, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। जी थोड़ा सा दो तीन लफ्ज इंग्लिश में भी कहे तो मुझे। मैं ये समझ रहा था कि रिजर्वेशन वाला जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उससे जिस तरीके से लागू किया गया, जिस तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से, उसने हवा दी और अब स्थिति ऐसी है कि बांग्लादेश जल रहा है। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो रूलिंग दिया है, इट केम टू लिटिल टू लेट। ओके। जब ये हाई कोर्ट से हुआ था, वो उस वक्त से ये स्टूडेंट को कह रहा था, अभी आपके हाथ में, प्राइम मिनिस्टर को तो उनको अपील किया था, शेख हसीना को, कि आप ये कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जरा आगे ले आ जाइए ताकि ये इसका रूलिंग हो जाइए। तो उस वक्त सरकार में प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहा था कि नहीं, ये कोर्ट में हाथ में मैं कैसे करूंगा। लेकिन इससे ये जो बुरा बात हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर का कहा, वो जो रिफॉर्म मांग रहा है बांग्लादेश में कोटा की, वो कि राजाकर की बच्चे है। तो ये राजाकर शब्द बांग्लादेश में बहुत अनपॉपुलर है। राजाकर हम 71 में एक्सपीरियंस किया है, लिबरेशन वार में। ये नया जनरेशन है, इनकी उम्र है 20, 25, 30 साल। ये हमारा इंडिपेंडेंस के बाद 50 साल से ज्यादा हम पार हो गए। ये पाकिस्तान का साथ इनमें कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ये जो 2-3 दिन 4 देर किया है,
फिर तो हसीना ने वो हियरिंग की डेट आगे ले आया 7 अगस्त विच इज टुडे। 7 अगस्त में ये टुमारो विच इज वो होना था, वो फिर आपने ले आया 21 जून को। व्हाई नॉट अर्लियर? अब तो यह ब्रॉट इट, तो अब क्यों नहीं कह किया? ये जो 2-3 दिन में मिला है ये अच्छा, आपको ये लगता है कि इन सब के पीछे बांग्लादेश की जो इंटरनल चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं आईएसआई का इंटरफेरेंस है, चाइना का इंटरफेरेंस है? क्या इसकी भी संभावना है? इज इट पॉसिबल? ये नैरेटिव मैं कल से जब जितना इंडियन चैनल के साथ बात किया, ये आईएसआई बार आते रहा। बांग्लादेश इज बियॉन्ड आईएसआई डज नॉट इन्फ्लुएंस बांग्लादेश। बांग्लादेश की न्यू जनरेशन ये आईएसआई को जानता भी नहीं, पहचानते भी नहीं। हाँ, हमारा बांग्लादेश में जमात है, आईएसआई की इंजर्ड है, बट द न्यू जनरेशन ये आईएसआई नहीं जानना चाहता है। ये इनकी नौकरी, इनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल राइट्स, ये 3 चीजें मांगते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की न्यू जनरेशन की गुस्से है। हर नया जनरेशन कहते हैं पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट, वी डोंट वांट टू बी एनीथिंग लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट। ठीक है शमशेर जी, आते हैं फिर आपके पास। अब अमरदीप सर आपसे समझना चाहेंगे, अमरदीप सर आपके पास आ रहे हैं और समझना ये चाहेंगे कि क्या जो बांग्लादेश की स्थिति बनी है उसमें तीसरी शक्ति का हाथ है या नहीं? ये सारी सिचुएशन बन के आई है और जो मैं समझ रहा हूँ, अभी शमशेर जी भी बात कर रहे थे, हालांकि उनका कहना था कि आईएसआई को कोई जानता नहीं है और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है और जो न्यू जनरेशन है वो उनको पसंद नहीं करते हैं, बट हो सकता है उन्हें पता भी ना हो कि वो उनके हाथों में खेल रहे हैं। हालांकि देखिए, जिस तरह रिजर्वेशन की जो यू कैन से परसेंटेज थी वो 56% पहुंच गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट और सब प्रॉपर्टी लोगों में कुंठा हो गई थी और ये उसकी पराकाष्ठा है। और उसके साथ साथ जब कोई मूवमेंट होता है उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट की जरूरत होती है, विदाउट कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। तो उसमें जो एंटी इंडिया ताकतें हैं, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, उनका इन्वॉल्वमेंट 101% हो सकता है, जिनको शायद जो इनके हाथों में खेल रहे हैं ना, जो स्पिन, उनको शायद ये मालूम भी ना हो कि आप उनके हाथों में खेल के ये सब कर रहे हैं। क्योंकि शेख हसीना जो देश जो वहां उनके यहाँ चल रहा था, जो प्रॉब्लम हो रही थी, बट इट वॉज फेवरेबल गवर्नमेंट फॉर इंडिया। और चाइना के साथ जो डीलिंग चल रही थी तीस्ता को लेके या और दूसरे मूवमेंट को लेके, चाइना नहीं चाहता था कि उसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो। तो तीस्ता वाले प्रोजेक्ट को लेके इंडिया भी इन्वॉल्व होना चाहता था, उधर से चाइना की तरफ से भी ऑफर आ रहे थे और बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। उसके अलावा तीसरी पार्टी जो है अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, बिकॉज अमेरिका ऑल्सो वांटेड टू हैव देम बेस्ड इन बांग्लादेश which was denied by the government. हालांकि अमेरिका थ्रेटन्ड कि म्यांमार एंड बांग्लादेश से लेकर एक जो देश के अपने हिस्से को तोड़ के तीसरा देश बनाया जा सकता है। इस तरह की सिचुएशन अपने हो सकती है। ठीक तो है जो ये आंदोलन तो नहीं मालूम कि हम इनके हाथ में खेल रहे हैं। उसके अलावा जब 71 में बांग्लादेश का उदय हुआ, उस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर भी, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के सपोर्टर मौजूद थे। ठीक है सर। मंजू सेठ जी, अब आपके पास आ रहा हूं। मंजू जी, आपसे एक चीज ये समझना चाहेंगे, तीसरी शक्ति को लेकर के जिक्र मैंने इस वजह से भी किया, शमशेर जी कह रहे थे कि इस नैरेटिव को नहीं मानते, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अचानक से हम देख रहे हैं जैसे ही शेख हसीना ने देश छोड़ा है, अचानक से वहां पे हिंदुओं पे हमले बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो कई मंदिरों में आग लगा दी गई, कई हिंदुओं के घरों को तोड़ा गया, निशाना उन्हें बनाया जा रहा है। तो इस वजह से लगता है कि क्या वाकई में इसमें पाकिस्तान या चाइना, खास करके चाइना, उसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं? डायरेक्टली तो नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं, इनडायरेक्टली। हाँ, इनडायरेक्टली तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो हो रहा है, क्योंकि इनिशियली सिर्फ मेरा मानना है कि इट स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट मूवमेंट, लेकिन 2 दिन के बाद जो रीग्रुप हुआ और एंटी गवर्नमेंट के अगेंस्ट शुरू हुआ,
मुझे लग रहा है कि ये एक एजेंडा सा हुआ टू इंक्रीज वायलेंस और एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत बढ़ गया। और इसके पीछे बैकग्राउंड में डेफिनेटली मुझे लगता है अदर प्लेयर्स रहे। जो बांग्लादेश में अंदर लोग हैं, मुझे लगता है उनको इतना आइडिया नहीं, लेकिन बाहर से हम लोग जब देख रहे हैं हमें लगता है कि ये इतना स्पॉन्टेनियस और इतना नॉर्मल अपने आप नहीं हो पाता अगर पीछे से कहीं इनको सपोर्ट नहीं होती। नहीं, क्योंकि अचानक से देखिए खालिदा जिया अचानक से बाहर आ जाती हैं, मतलब 24 घंटे भी नहीं बीते हैं खालिदा जिया बाहर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और शेख हसीना का कहीं ना कहीं एक लगाव भारत से रहता है। कारण यह है कि वो 6 साल यहां बिता करके गई हैं, यहां दिल्ली में वो रही हैं। भारत के प्रति उनका रुख दूसरे तरीके का है। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि बांग्लादेश के साथ गेम तो हो रहा है। बिल्कुल। मुझे भी लग रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ अदर प्लेयर्स हैं जो इसको हवा दे रहे हैं और जो एनकरेज कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जो अभी तक अभी उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर जाएंगी तो बंद होना चाहिए था, लेकिन अभी भी बंद नहीं हुआ है वायलेंस, अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, मार रहे हैं, अवामी लीग के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो सब जगह एक कंसर्टेड एफर्ट है टू स्पेसिफिक टारगेट, और जिसमें हाथ लग रहा है कि इनके जो क्रॉस द बॉर्डर के हमारे जो इधर नेबर्स हैं, दोनों नेबर्स और भी कोई शक्तियों का पीछे हो सकता है इसको इनकरेज करने के लिए उनका रोल हो। ठीक है। अब महेश जी, चुनौतियां बहुत ज्यादा सरकार की बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो फिर उसकी आंच हमारे घर तक आए, इसकी प्रबल संभावना होती है। अब आपकी सरकार के सामने दोहरी चुनौती है, क्योंकि वहां से पूर्व प्रधानमंत्री भारत में आकर के अभी तक रुकी हुई हैं। शरण देंगे या नहीं देंगे ये फैसला, साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ व्यापार हमारा बहुत बड़ा है, उसको कंटिन्यू करना नहीं करना, क्या करना, चुनौतियां अब आपके लिए बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि हालात जो है उस हालात के देखते हुए और उसकी अच्छी से समीक्षा हो और उसका विश्लेषण हो, और इसके ऊपर जो है सरकार के जो रुख है उसके अलावा किसी तरह का विपक्ष की तरफ से हमारे विपक्षी मित्र जो है इस चीज का ध्यान रखें कि ये विदेशी मामला है और जहाँ तक बांग्लादेश का मामला है, हमारे बॉर्डर एरिया है और बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो कहीं न कहीं हमें इस बात के लिए मजबूर करते हैं कि हम कुछ भी बोले या कोई भी कदम उठाएं या किसी भी तरह का अगर कोई हम उसको लेकर अपना रुख अपनाएं, उसमें हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। हमें हालात की समीक्षा तो करनी पड़ेगी जो अभी वहाँ हालात हैं, और उस हालात के पीछे के कारण जो है उसको सामने रख के ही समीक्षा करनी पड़ेगी। एक तो पहली बात जो अभी चिंता व्यक्त की गई कि भाई जो हमारे एक्सपोर्ट हो रहे थे अब वो कमोवेश लोगों के पैसे फंसेंगे, लोग जो वहाँ सामान दिए हैं या जो अभी कारोबार चल रहा था उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। दूसरा कि वहाँ जो पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है लगभग 7-8%, उनके साथ कुछ गलत ना करें, क्योंकि इसमें जो समर्थन है इस आंदोलन को जमाते इस्लामी का है जो पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। तो ऐसे में हमारे लिए वहाँ क्या सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ किसी प्रकार का कट्टरपंथ कहीं सर न उठाए, तो विपक्ष को किसी भी तरह की ऐसी बात कहने के बाद आना पड़ेगा जो यहाँ कट्टरपंथ को कहीं बढ़ावा देता है। नहीं महेश जी, इसमें तो अभी की परिस्थिति में विपक्ष ने खुलकर के ये कहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो फिर इसमें अभी विपक्ष के लिए तो बिल्कुल विपक्ष ने साफ कर दिया है कि हम सरकार के फैसले के साथ हैं, तो फिर अब विपक्ष को तो छोड़ दीजिए। अभी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि इस तरह के हालात जो है ना, इस तरह के वातावरण में अक्सर जो यहाँ विघटनकारी तत्व है या जो इस ताक में रखते हैं कि यही वो मौका है कि वातावरण भारत में भी ऐसा
बनाया जाए तो इसमें जो सबसे बड़ा जो अहम भूमिका होती है वो जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो विपक्षीय लोग हैं, वो इस तरह की चीजों को कितना हवा दे रहे हैं। ठीक है महेश जी, आते हैं आपके पास फिर से, आसिफ जी के पास भी आएंगे। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, बांग्लादेश सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। आपको बता दें, सेना में शीर्ष पदों पर बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मेजर जनरल जियाउल हसन को हटा दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बांग्लादेश सेना में बड़े पैमाने पर इस समय फेरबदल किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो फिलहाल जो बांग्लादेश के हालात बने हैं वो अच्छे नहीं फिलहाल की स्थिति में दिख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल को यहां जिम्मेदारी एक अलग दी गई है। चर्चा को हम जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आसिफ जी, ब्रेक के बाद सीधे आपके पास आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आसिफ जी, अब आपके पास आ रहे हैं। महेश जी ने कहा कि विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया भी ना आए, इसकी वो उम्मीद करते हैं। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं फिलहाल जो स्थिति बांग्लादेश की है? देखिए, तमाम विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। सरकार जो फैसला ले देश हित में, वो सब लोग, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक सरकार के साथ थे। सरकार कोई ऐसा निर्णय ना ले जो देश हित के खिलाफ जाए या अपनी राजनीति रोटियां सेके। जैसे हमने कुछ बयान सुने भी, देखे हमने, जिस तरीके से हमने देखा बुरखे के अंदर महिलाओं को पीट रहे थे, आप ही ने दिखाया चैनल पे। तो इसमें हम बुरखा या समाज को नहीं, तमाम बांग्लादेशी के ऊपर जो अत्याचार वहां की जनता कर रही है और सरकार की इन्वॉल्वमेंट है, वो गलत है। सबसे पहला काम है जो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक बांग्लादेश के अंदर फंस चुके हैं, उन्हें बाहर सुरक्षित निकाला जाए। ये सरकार का सबसे पहला कदम होना चाहिए। हमारे नागरिक हमारे लिए हैं। जिस तरीके से अभी हमने देखा ईरान और इजराइल के मामले में अमेरिका ने कहा कि जो भी नागरिक गल्फ में कहीं फंसा हुआ है अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करे, पैसा नहीं, ये पैसा एम्बेसी देगी, आप वापस आए। यही हमारी सरकार को निर्णय लेना चाहिए। हमारे लिए हमारा नागरिक पहले, बाकी बाद में सब कुछ है। यही हमारी नीति होनी चाहिए। उस नीति के साथ हर हिंदुस्तान का नागरिक सरकार के साथ खड़ा है। हर फैसले का हम सरकार के स्वागत करेंगे, लेकिन सरकार राजनीति रोटियां ना सेके इसके ऊपर। ये हमारी सरकार से गुजारिश है। अलन फलन बयान ना दे, जो देश हित में बयान है वो बयान दे। जो सरकार को निर्णय लेना है, शरण देनी है वो तो या नहीं देनी है, संसद में दे चुके हैं। मैं कह रहा जो सरकार को शरण देनी है नहीं देनी, सरकार का निर्णय है। सरकार निर्णय ले। हम पहले भी कई शरण दे चुके हैं, 1959 हो या 75 का हो या और बहुत सारे लोग रहे हों। 75 में इन्हीं को दिया था। जी जी, बहुत ऐसे लोग रहे हैं जिनको सरकारों ने शरण दी है। लेकिन तमाम फैसले वो होने चाहिए जो देश हित के अंदर फैसले हो, निजी तौर पे किसी आदमी के हित में वो फैसले ना हो। पूरी विपक्ष उसका समर्थन करेगा। ठीक है शमशेर जी, अब देखिए, आपने थर्ड पार्टी के किसी भी इन्वॉल्वमेंट को लेकर के ये कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप पिछले 24 घंटे देखें, लास्ट 24 आवर्स जो रहे हैं बांग्लादेश के, उसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट को जिस तरीके से भड़काने की कोशिश की गई है भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, वो दिख रहा है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश में सेंटिमेंट को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आप ये कहां देखा है? ये गवर्नमेंट का ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, ऑलमोस्ट 3 वीक्स 4 वीक्स जी, एक भी लफ्ज आपने सुना है कि इंडिया के खिलाफ? नॉट वन, एक भी नहीं। पिछले 24 घंटे, आई सेड पिछले 24 घंटे जो हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, आप सिर्फ पिछले 24 घंटे देख रहे हैं, आप पिछले 10 साल नहीं देख रहे हैं। ये अवामी लीग की गवर्नमेंट की टर्म में 10 साल 15 साल हो गया अवामी लीग के, कितना हिंदुओं को अटैक कर गया, कितना हिंदुओं को प्रॉपर्टी अवामी लीग ने सीज किया। रामू में, कुमिल्ला में, नरसिंदी में, बहुत जगह में कि ऐसा लगातार अवामी लीग की काडर ने हिंदू को उनके प्रॉपर्टी ले गया, वो अवामी लीग के दफ्तर वहां बनाया। हिंदूज की टारगेट अभी जो हो रहा है, वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं अपना दिल से कंडेम कर रहा हूं, मैं सख्त कंडेम करता हूं। यह कभी भी ये मैं समर्थन नहीं करता हूं। ये सारा बांग्लादेश के नागरिक है।
अभी जो हो रहा है पिछले 12 घंटा 14 घंटा में कि ये जो प्रोटेस्टर्स है ये सारे हिंदुओं का मंदिर, बुद्धिस्ट के मंदिर, चर्च के सामने खड़ा हुआ है, उनकी प्रोटेक्शन दे रहा है। बांग्लादेश में एक सोसाइटी है, ये कहता है हिंदू बुद्ध क्रिश्चियन ऐक्य परिषद, विच मीन्स हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनाइटेड फ्रंट। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है वी आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। माय डिस्ट्रिक्ट इज सिलेट, आई डोंट नो इफ एनी वन ऑफ यू नो सिलेट। सिलेट में अभी तक एक भी नहीं, नॉट वन इंसिडेंट ऑफ कम्युनल वायलेंस। आई हैव स्पोकन टू नंबर ऑफ हिंदू मंदिरों की जो पुरोहित है फलाना कि नहीं, हम यहाँ बिल्कुल निरापद में है, या कोई हमारा शमशेर जी देखिए, हिंदुओं को टारगेट करना ये एक विषय है, एंड सेकंड थिंग अगर आप देखें तो इन प्रोटेस्टर्स की एक मांग थी कि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, वो रिजाइन करें। अब तो वो रिजाइन भी कर चुकी हैं, देश छोड़ चुकी हैं, तब तो प्रोटेस्टर्स जो है अपने घर लौटे, बट दे आर स्टिल। भाई ये आप कैसे बात कर रहे हैं? ये 15 साल की ये गुस्सा 24 घंटा में ठंडा हो जाएगा। इसको थोड़ा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, हैव सम पेशेंस। गवर्नमेंट इज गेनिंग कंट्रोल। अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ हो रहे हैं ये है हमारा नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जी। ही इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी इनविटेशन में काफी दफा इंडिया में गया, इंडिया की काफी फाउंडेशन का उनकी ताल्लुक है। ही इज इनहेरेंटली एन एंटी पाकिस्तानी। दिस इज अ फैक्ट। मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहा, मैं बांग्लादेश के लोगों के लिए पूछ रहा हूं। बांग्लादेश में आपने देखा होगा किस तरीके से लूटपाट मची है, लूटपाट मची है। एक भाई लूटपाट तो फिलीपींस में भी हुआ था जब मार्कोस को निकाला गया, वो तो इंडोनेशिया में भी हुआ था, वो तो ऐसे जब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जब हट जाता है 24 घंटा 48 घंटे ऐसे लूटपाट चलते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के कुछ वक्त चाहिए। ये तो आपको समझना है। एक बात मैं अगर आप इजाजत दें तो एक तिस्ता की प्रोजेक्ट की बात है। चाइना ने कभी नहीं प्रोजेक्ट दिया। प्रोजेक्ट बांग्लादेश शेख हसीना गवर्नमेंट ने चाइना से मांगा है कि आप एक प्रपोजल दीजिए। $1 बिलियन की प्रपोजल चाइना ने दिया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ शेख हसीना। ओके। फिर जब शेख हसीना इंडिया गए हैं ये जून में, वहां इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम टेक्निकल टीम भेजेंगे, ये तीसरा की प्रोजेक्ट वाटर कंजर्वेशन एटसेट्रा मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा विद इंडियन असिस्टेंट विद एग्री टाइम फ्रेम, ये हम कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर केम बैक कि बोला हम प्रेफर करते हैं इंडिया की ऑफर, लेकिन हमारे हाथ में चाइना की प्रपोजल भी है, वो भी हम एग्जामिन करेंगे। तो दिस इज नथिंग टू डू विद पोस्ट हसीना, दिस वाज ड्यूरिंग हसीना शेख हसीना गवर्नमेंट। वो ने शी आस्क्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम चाइना। ओके। शी वेंट टू चाइना। वो अब दिल्ली की सफर की बाद ये चाइना बीजिंग गया। शी गॉट ए वेरी कोल्ड रिसेप्शन देयर। शी आस्क्ड फॉर $5 बिलियन in loan. China gave her $1 billion. Now, Indian line of credit is $8 billion to Bangladesh. मैं जून में दिल्ली में थे. I was meeting with a lot of people in India, in the MEA, in the India Foundation, former diplomats who had served in Bangladesh, former foreign secretaries of India, NatStrat की मेरे दोस्त सारे के साथ हम मीटिंग किया है. उन्होंने सारे का सारे उन्होंने भी कहा कि हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट को जो डिसबर्समेंट पॉलिसी है, ठीक है, ये बहुत मुश्किल रहता है, इज वेरी ब्यूरोक्रेटिक. ठीक है अमरदीप सर, तो अब इंडिया को फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश ही my request is please engage the new dispensation in Bangladesh. The majority of Bangladesh are not pro-Pakistan. Okay. The majority of Bangladesh are not pro. They're pro-Bangladesh. They're all pro-Bangladesh. सर शमशेर जी, बहुत शुक्रिया आपका, कीमती समय आपने निकाला, आपको कहीं जाना है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए. अब अमरदीप सर आपके पास आ रहे हैं. फिलहाल जो परिस्थिति है, अगर आप देखें सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश और नेपाल, ये दो देश ऐसे थे जिससे भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत रहे हैं. अब अगर वर्तमान परिस्थिति में हम देखें, बांग्लादेश से जरा भी स्थिति बिगड़ती है, रिश्ते बिगड़ते हैं, तो फिर भारत के लिए यहां मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी.
देखिए, जैसे शमशेर जी बता रहे थे, पुराने जो है विदेश मंत्रालय में या विदेश मंत्रालय कहे हैं, तो ये डजंट वांट टू हियर इट। अदरवाइज अब देखिए, चाइना ने जब शेख हसीना जी को कोल्ड शोल्डर किया, 5 मिलियन का लोन मांगा, 1 मिलियन किया, तो चाइना के लोग कि शी इज गोइंग अवे फ्रॉम चाइना, और उसको यहाँ से हटाने का ही एक ऑप्शन चाइना के पास, जो मुझे लगता है सपोर्ट के लिए, जो ये मूवमेंट वालों को सपोर्ट किया। उसके अलावा जमात इस्लामी जो है वो टोटल पाकिस्तानी सपोर्टेड है, और मुझे ऐसा लगता है एज ऑफ नाउ जो कट्टरपंथी जमात इस्लामी और बीएनपी है, जो कि टोटली अवामी लीग के खिलाफ शुरू से ही है, फ्रॉम द डे वन, जब से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ है, तब से वो इनके खिलाफ है और प्रो पाकिस्तानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है, जो फिलहाल में जो गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी या उसके बाद भी यदि गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट इंडिया, यानी एंटी इंडिया गवर्नमेंट बनेगी। और यदि शेख हसीना जी को कहीं और असाइलम नहीं मिलता है एंड शी इज गोइंग टू स्टे पुट इन इंडिया, तो इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चिकन नेक का ही एक सहारा है हमें नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने का। और किसी वजह से यदि चाइना का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश को हो जाता है, ऊपर से भी चाइना है, तो हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके तो अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपसे समझूं सर, अमरदीप सर, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपसे समझूं, क्या भारत को शेख हसीना को शरण देना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए, ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है और देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि बिकॉज शी वाज प्रो इंडिया एंड वी शुड गिव असाइलम टू शेख हसीना, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसका भी ख्याल रखना है कि बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट बनने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी एंटी इंडिया एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। इसमें मैं ये कहूंगा कि हमारी जो इंटेलिजेंस है उसका ये फेलियर है, क्योंकि बांग्लादेश में क्या डेवलप हो रहा था, क्या ऐसी स्थिति बन रही थी कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को वहां से भागना पड़ेगा, ये हमें पता होना चाहिए था और वी शुड बी प्रिपेयर फॉर इट। यस, वी शुड गिव असाइलम टू शेख हसीना एंड देन वी शुड बी रेडी। अब यही चीज मंजू जी आपसे भी मैं समझना चाहूंगा कि क्योंकि अब बांग्लादेश में इंटरेस्ट चाइना का बहुत जबरदस्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत को ऐसे वक्त में बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा। शेख हसीना, जिनके रहते हुए भारत से रिश्ते बहुत अच्छे थे, क्या शेख हसीना को भारत में शरण दे या नहीं दे? क्योंकि अब वहां जो बांग्लादेश में सरकार बनेगी वो शेख हसीना के विरोध वाली सरकार होगी। तो क्या भारत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना चैलेंज होगा ये। बांग्लादेश और जो भी सरकार वहाँ पे आएगी, क्योंकि इंडियन प्रोजेक्ट्स वहाँ बहुत हैं, इंडियन वो बहुत हैं, तो कम्प्लीटली हमारे साथ रिश्ते तोड़ने नहीं चाहेंगे उनको लेकर शेख हसीना जी को। लेकिन अगर उनको जरूरत है तो मेरा मानना है कि उनको बिल्कुल यहाँ पे पनाह देनी चाहिए। जैसे पहले 75 में शायद था, 75 में हमने दिया था, जब भी हमने इनको, वी हैव ऑलवेज एक्सटेंडेड हेल्प टू हर एंड शी हैज बीन ऑलवेज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो हमको एक जो फ्रेंड, एक ट्रस्टेड फ्रेंड होता है, तो हमारा भी वो दायित्व है कि हम भी उनको हेल्प करें जब वो मुश्किल में है। और जहाँ तक लेकिन उसमें हमारा अपना जो इंटरेस्ट है इंडिया का और बांग्लादेश का, उसको भी हमें देखना पड़ेगा, ताकि हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं, क्योंकि जो भी सरकार होगी उनके साथ हमें डील करना पड़ेगा। हम उनको ये तो नहीं कह सकते अब हम आपसे डील नहीं करेंगे। जैसे पहले भी जब दूसरी सरकारें आई हैं, हमेशा था बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं, लेकिन हमने उनके साथ डील किया, हमारे उनके साथ भी अच्छे कोशिश किए हैं संबंध और बनाने के। लेकिन अब जो स्थिति है ये बहुत ही गंभीर हो गई है, चैलेंज है इंडिया के लिए फ्रॉम ऑल एंगल्स, बिकॉज ये इतना सडनली हुआ है और वहाँ पे अलॉन्ग आवर बॉर्डर्स एक बिल्कुल ही एक स्थिति बन सकती है जो हमारे सिक्योरिटी और हमारे उसके बॉर्डर के ऊपर जो रेफ्यूजीज भी आ सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, क्योंकि वो पोरस बॉर्डर है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी विजिलेंट। और जो हम हैं
लेकिन और स्पेशली अगर वहां जिस तरीके से हमने देखा है पिछले 24 घंटे में, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं कि जिस तरीके से हमले बढ़े हैं, मंदिरों पे हमले बढ़ गए हैं, हिंदुओं के घरों पर हमले बढ़ गए हैं, तो इंडिया के लिए एक सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव सा वहां पे बना है। अब ऐसे में अगर शेख हसीना भारत में शरण की बात करती हैं, हालांकि फिलहाल जानकारी है कि उन्होंने शरण को लेकर के कोई बात नहीं की है, अगर शरण की बात करती हैं और भारत शरण देता है तो ये सेंटिमेंट वहां नेगेटिव और ना हो? थोड़ा नेगेटिव होगा। मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही वो इससे खुश होंगे, लेकिन वो भी समझते हैं कि क्योंकि पहले भी इतने साल जब वो यहाँ रही हैं तो हमारा जो रिलेशनशिप था बांग्लादेश के साथ बहुत बढ़िया नहीं था, बस हमने रिश्ते नहीं तोड़े थे, हमारा कोलैबोरेशन कोऑपरेशन चल रहा था। तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कम्प्लीटली इसका बहुत बुरा असर होगा, कि ऑलरेडी वो थोड़े एंटी इंडियन हैं जो भी आएंगे वहाँ पे। क्योंकि अब अगर जो इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है उसमें तो उन्होंने कहा है कि अभी मुझे जो मैंने पढ़ा है अवामी लीग को तो इनवाइट ही नहीं किया ऑल पार्टी मीटिंग में, अवामी लीग के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, और उनके नेताओं को भी कहीं कहीं अटैक हुआ है। उनको शायद अभी मैं पढ़ रही थी, उनको एयरपोर्ट पे उनके जो मिनिस्टर जा रहे थे उनको रोका गया है। इस किस्म का जो वहाँ सेंटिमेंट है वो इंडिया के अगेंस्ट ऑलरेडी हो चुका है, और इससे थोड़ा असर होगा, लेकिन बहुत असर नहीं होना चाहिए मेरा मानना। ठीक है महेश जी, अब यही है जो भारत के अगेंस्ट वहां सेंटिमेंट जो पैदा करने की कोशिश हो रही है। अब इसमें हाथ अगर पीछे से बैकडोर से अगर आईएसआई का है या चाइना का है तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किलें। महेश जी शायद म्यूट है। देखिए अभिषेक जी, एक सच को जो है बांग्लादेशी कभी भूलते नहीं है कि बांग्लादेश की पहचान में भारत की बड़ी भूमिका है। भारत की वजह से ही बांग्लादेश बना, इस सच को कोई मतलब नकारा नहीं जा सकता। और आज जो बांग्लादेश की निर्भरता है, आज जो बांग्लादेश के बहुत सारे व्यापार हैं, आज बांग्लादेश की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा भागीदार भारत है। तो उसको नकार के बांग्लादेश की कोई भी सरकार नहीं चलाई जा सकती। लेकिन थोड़े समय के लिए ये जरूर है कि एक वातावरण ऐसा तैयार कर दिया जाएगा भारत के खिलाफ, वो कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। जैसे खालिदा जिया को रिहा कर देना, सेना में बड़ा बदलाव का संकेत देना, अब ये सब कौन कर रहा है, उसके पीछे कौन लोग निर्णय ले रहे हैं और वो कौन सी व्यक्ति है? क्या सेना के जो सर्वे शर्मा है वहां जो सेना चीफ है, ये उनका फैसला है? और बांग्लादेश को लेकर उस तरह का भारत में कोई नहीं है जैसे अमूमन पाकिस्तान को लेकर होता है कि उसके यहाँ कोई भी अगर डिस्टर्बेंस होता है या वहाँ कोई भी अगर किसी तरह का कोई एक्सक्यूज देता है तो उसमें सबसे पहले कश्मीर को देखते हैं, हम कोई अपने डिस्प्यूट को देखते हैं। उस तरह का बांग्लादेश के साथ कोई ऐसा डिस्प्यूट हमारा नहीं है जो डायरेक्ट हमें कहीं उससे लड़ने भिड़ने पे मजबूर करे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चाइना और पाकिस्तान की वहाँ जो वर्तमान में भूमिका जो है वो किस तरह की रहेगी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जमाते इस्लामी जो है पाकिस्तान समर्थक है, और पाकिस्तान का जो एक समर्थन है या पाकिस्तान में जो जमाते इस्लामी जो है एक चरमपंथी और कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे में पाकिस्तान के जो जमाते इस्लामी के नेता हैं वो उनके संपर्क में किस तरह से है वहाँ सरकार के गठन से। हालांकि एक अच्छा संकेत ये मिल रहा है कि वहाँ तो नॉर्मल हो रहा है माहौल, और उसमें जो प्रयास जो लोग कर रहे हैं या जो लोग भी हैं वो लोग चाह रहे हैं, जो बांग्लादेश के हित चाहते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि किस तरह से अब शेख हसीना हो गई है, शेख हसीना से ज्यादा वास्ता नहीं है लोगों का। अब इस बात का वास्ता हो कि मामला शांत हो, शांतिपूर्ण तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए, वातावरण ऐसा बनाया जाए जिससे ये लगे कि हाँ देश जो है वो पटरी पे लौट आया, लोग अपना काम धंधा शुरू करें। गरीब देश है, लोगों के सामने एक चुनौती होगी। ठीक है, तो ये और आपने जो कहा कि भारत के प्रति वो जब अपने जो उनके देश के महात्मा गांधी कहे जाते हैं मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति तक का तो उन्होंने सम्मान नहीं किया, उनका तो सम्मान किया ही नहीं, तो फिर वो भारत ने उनको बनाया, इसका कितना वो सम्मान करेंगे? अभिषेक जी, उनके सम्मान न करने से
कोई अगर वो बांग्लादेश हम आंख करे रहेगा, इतनी हिमाकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं कर सकता वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं लोग कि जो वहाँ हिंदू मंदिर है, वही है, इसीलिए सवाल है कि वहां के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है महेश जी। कट्टरपंथी नेता है आसिफ जी, अब देखिए, जब ऐसी परिस्थिति हो, जब पड़ोसी के घर में आग लगी हो, तो अपने घर का मुखिया जो फैसला लेता है उसके साथ घर का हर सदस्य होता है। घर के मुखिया जो फैसला लेंगे, आप लोग उसके साथ सीना ठोक कर खड़े हैं या उसमें भी लाग लपेट? देखिए, देश हित के लिए जो भी फैसला सरकार लेगी, पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा है। हमने आपसे कहा, जो हमारे नागरिक वहां फंसे, सबसे पहला सरकार का काम है उन्हें वहां से बाहर निकाल के सुरक्षित अपने मुल्क में वापस लाना। सरकार फैसला ले, सरकार ऐसे फैसले ना ले कि दूसरे मुल्क के अंदर जब चुनाव हो रहे थे पिछली बार, 2 पार्टियां चुनाव लड़ी थी अमेरिका के अंदर, एक पॉलिटिकली पार्टी को हमारे प्रधानमंत्री सपोर्ट कर रहे थे। ये हालात बांग्लादेश में पैदा ना करें। जो सरकार बांग्लादेश में बनती है वो मौजूदा सरकार उससे संबंध अच्छे रखे जो हमारे देश हित के लिए हो। ऐसा ना हो अपने हित के लिए कुछ फैसले ऐसे ले लिए जाएं जिससे देश को नुकसान उठाना पड़े। हमने देखा सरकार बदलने के बाद में, अमेरिका के बाद में, किस तरीके से हमारे संबंध अमेरिका से रहे हैं। अगर हम सरकार के साथ अमेरिका के खड़े होते, सरकार के साथ बैठ के बात कर रहे होते, तो आज ये हालात ना होते। ऐसे हालात से गुजारिश करते हैं मौजूदा सरकार ये फैसला। तो शेख हसीना को शरण देना चाहिए या नहीं? सरकार जो फैसला लेगी पूरा उसके साथ है। नहीं, फिर ऐसा ना हो बाद में कहें कि क्यों शरण दे दिया, फिर बाद में कहें क्यों ना दे दिया। नहीं, मतलब शरण देना सरकार का काम है, लेकिन जो सरकार बने उससे संबंध अच्छे बनाना वो भी सरकार का काम है। मुल्क के पास में रह के जो सरहदें मिलती हैं वहां जंग के हालात ना हो, जिस तरीके हमारे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ है, और दोनों शक्तियां पूरी तरह बांग्लादेश के अंदर इंटरफेयर कर रही होंगी पर्दे के पीछे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हीं शक्तियों को संबंध बना के मुंह तोड़ जवाब देना हमारी सरकार का काम है और भारतवासियों का काम है। ठीक है, ये सरकार महेश जी, शरण देना या ना देना आपके ऊपर है, लेकिन सरकार जो वहां नहीं बने उसके साथ भी रिश्ते मजबूत कीजिए। सर, तस्लीमा नसरीन को दिया हमने, उससे पहले शेख हसीना को दिया, और ऐसा नहीं है कि हमारी कोई औकात नहीं है बांग्लादेश के आगे। आपको सुन के आश्चर्य होगा, बांग्लादेश सांस नहीं ले सकता है भारत के बिना। या फिर हिंदुस्तान बहुत मजबूत है। हिंदुस्तान में जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े बांग्लादेश बनाया। आप किस गलत फहमी जी रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता? समझ में नहीं आ रहा कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप लोग? आप यहाँ पर भी देश के हालात बॉर्डर के बराबर में दूसरे मुल्क के अंदर बगावत हो रही है, फिर भी आप राजनीति रोटी सेकने बैठ गए। ये बस एक ही आप, हमारी सेना, भारत मुल्क बहुत मजबूत है, कहीं कमजोर नहीं है। चलिए ठीक है, अब क्लोजिंग कमेंट अमरदीप सर आपसे चाहेंगे। वर्तमान परिस्थिति में भारत के सामने क्या विकल्प है? क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को शरण दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, एज पर आवर पॉलिसी, जो हमारी पुराने पॉलिसी है, हमारा जो भारतवर्ष की जो परंपरा है, उस परंपरा के हिसाब से हमें शेख हसीना जी को हर हालत में शरण देनी चाहिए, और जिस तरह से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भारत के हमेशा पक्ष में रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ भारत की सरकार को यह भी ध्यान रखना है कि वहां पे जो भी इंटरिम सरकार या आने वाले समय में यदि शेख हसीना एजाइलम में ही रहती है, वो वहां नहीं जाती है, आवामी लीग आउट रहती है, और जो दूसरी पार्टी है, जमात इस्लामी हो चाहे वो BNP हो, ये पाकिस्तान और चाइना से सपोर्टेड है, एंटी इंडिया पार्टी है, और वेरी केयरफुल। उसके अलावा हमें एक और चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जो बांग्लादेश में मूवमेंट हुआ, गुस्सा रिजर्वेशन का गवर्नमेंट से, तोड़े जा रहे हैं हिंदुओं के मंदिर, घर जलाए जा रहे हैं हिंदुओं को मारा जा रहा है। बिल्कुल। फॉर व्हाट रीजन? तो फॉर दैट वेरी पर्पज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि ऐसी स्थिति भारत में ना आए, और वहां को जो हमारे साथ जो भी गवर्नमेंट आई, तो हमें बिल्कुल सर। तो अभी भारत के लिए स्थिति ऐसी है कि अपने आंख, कान, नाक, मुंह सब खुले रखे, क्योंकि निगाहें सिर्फ बांग्लादेश पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर और चाइना, इन पर भी रखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।